पापा, देखिए तो जरा किसका फ़ोन है। रसोई घर में काम करती नैना की आवाज़ पर शरद जी ने बगल में बजते फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, बोलते ही पहचानी सी आवाज़ आई। अंकल प्रणाम, नारायण बोल रहा हूँ। शरद जी अपने मथुरा वाले घर के किराएदार नारायण की आवाज़ पहचान गए। कुछ कहते उससे पहले ही नारायण एक सांस में बोलता चला गया। अंकल, मैंने मकान के नीचे के कमरों की साफ सफाई करवा दी है। अब आप जब भी आओ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 2-3 दिन में लॉन की घास भी कट जाएगी, बहुत बड़ी हो गई थी। और हाँ, बरसात में पीछे वाली नाली ब्लॉक हो गई थी, सो पीछे वाले कमरे में पानी अंदर चला गया था। वहाँ एक बड़ा बक्सा रखा है, उसमें शायद आंटी बिस्तर रजाई रखती थी। वो बक्सा नीचे से भीगा लगा, शायद पानी गया हो। अब आप लोग आकर देख लीजिएगा। इतने दिनों बाद आप घर आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन, मैं? हकलाते हुए शरद जी के मुंह से इतना ही निकला। कुछ समझते उससे पहले ही नैना ने फ़ोन का रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। शरद जी इत्मीनान से बात करती हुई बहू नैना को देखते रहे। वो धीमे शब्दों में फुसफुसाती हुई बोल रही थी, पर कुछ धीमे से शब्द उनके कानों में पड़ ही गए। अब तुम फ़ोन मेरे मोबाइल पर करना, वहाँ का इंतज़ाम बढ़िया रखना। पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शरद जी को मानो सांप सूंघ गया। उनके घर की साफ सफाई हो रही है, यानी उनका दाना पानी यहाँ से उठ गया है। 10 महीने पहले वो पत्नी शिखा के देहांत के बाद उस सूने घर को किराएदार नारायण के भरोसे छोड़कर अपने बेटे शौर्य के यहाँ आगरा आ गए, पर रम नहीं पाए। 10 महीने बाद भी पत्नी वियोग से उबरकर एक नई जगह पर स्थापित होना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। पर यहाँ रहना इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो वापस पुराने घर में जाने की बात सोचें, जिसमें शिखा की यादों के साथ अकेलेपन की टीस और वीरानी थी। लेकिन उनकी यात्रा का बाकायदा इंतजाम करवाया जा रहा है और उन्हें खबर तक नहीं है। ये जानकर वो बेचैन हो उठे थे। नैना ने रिसीवर रख दिया तो शरद जी ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शरद जी सोच में डूब गए कि अब उन्हें अपने पुराने घर में ही रहना होगा। कैसे रह पाएंगे वो अकेले? कैसा लगेगा बिना पत्नी के उस घर में जीवन यापन करना? यहाँ कम से कम बेटे बहू के होते हुए हर प्रकार की चिंता से तो मुक्त थे। पर उन्होंने इसे अपना घर माना भी कब था? इसीलिए अब शायद बेटे ने उन्हें घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। मुखर्जी साहब का कहा सच हो गया। अगर हम बच्चों से दूरी बनाकर रखें, खुद मेहमानों सा व्यवहार करें और बच्चों से अपेक्षा करें कि वो हमें घर का सदस्य माने, तो ये कैसे संभव है? अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं बेटे के पास एक मजबूरी समझकर रहता तो जीना मुश्किल हो जाता, मेरा भी और इन बच्चों का भी। जब रहना ही है तो मन से जुड़कर रहो। मुखर्जी साहब की कही इन बातों को वो भी सही समय पर जीवन में उतार लेते तो शायद इस उम्र में अकेले रहने का दंश न सहना पड़ता। पर वो तो पत्नी वियोग में ऐसे डूबे कि अपने ही बच्चों का सुख पराया दिखने लगा था। उनका दुख सिर्फ उनका है, इसी को सच मानते आए। अपनी पत्नी की मृत्यु के 10 महीने बाद भी बेटे बहू को कुछ सहज पलों को जीते देख वो असहज हो जाते। शिखा के जाने का असर सिर्फ उन पर पड़ा है। उनके मन में ये बात घर कर गई थी। पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद 3 साल के पोते का जन्मदिन आया। बेटे बहू दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे कि पापा बर्थडे को लेकर कोई पहल करें, पर वो निर्विकार बने बैठे रहे। शाम तक उनकी ओर से कोई पहल ना होती देख बहू ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया। शरद जी को चलने के लिए कहा गया तो बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार तो हुए, पर वहाँ भी मौन साधे रहे। ऐसे माहौल में नैना और शौर्य के चेहरे अपराध बोध से भर गए थे। शरद जी को याद आया कि लगभग उस दिन के बाद से ही उन्होंने नैना के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। अब नैना उनको छोटे छोटे काम बताने लगी थी, जैसे दूध ले आना, गमलों में पानी डाल देना, सनी को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ आने को कहना। शौर्य उसे टोकता तो वो कहती, पापा कब तक अपने कमरे में यूं ही बैठे रहेंगे?
कुछ करेंगे तो मन लगेगा। शरद जी को नैना की ये बातें नागवार लगती थी। काश वो पहले ही खुद को थोड़ा बदलते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज उन्हें अपने पड़ोसी मुखर्जी साहब के घर देखा वो दृश्य भी याद आ रहा था, जहाँ सुबह सुबह की भागदौड़ बिल्कुल उनके घर जैसी थी। उनके बहू बेटे भी नैना और शौर्य की तरह सुबह की व्यस्तता में डूबे थे। उस दिन अखबार की अदला बदली होने के कारण शरद जी मुखर्जी साहब के घर गए तो उन्होंने चाय पीने के लिए उनको बैठा लिया। मुखर्जी साहब खुद चाय बनाने लगे। आश्चर्य से ताकते शरद जी को उन्होंने बताया कि वो सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त बहू के दैनिक कार्यों में खलल नहीं डालते हैं। और तो और उस दिन ऑफिस जाते समय अपने बेटे से अपने टूटे चश्मे को बनवाने के लिए कहा तो उनके बेटे के जवाब को सुनकर भी शरद जी को बहुत हैरानी हुई थी। पापा, आज तो ऑडिट है, बिल्कुल समय नहीं है, आज नहीं करवा पाऊंगा। अपने बेटे के इनकार पर मुखर्जी साहब बिना शिकन कुछ चिंता में डूबे से बोले, अरे फिर बिजली का बिल कैसे जमा होगा? उसकी तो आज आखिरी तारीख है। आज मैं ही निकलता हूँ, जमा करवा आऊँगा। इस बात पर उनकी बहू बोली, ना ना पापा, आप कहाँ जाएंगे? मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कब बरसात हो जाए। मैं किसी से बात करती हूँ, बिल जमा हो जाएगा। और हाँ, आज मार्केट जाऊँगी, तब आपका चश्मा ठीक करवा लाऊंगी। परिवार की इस आपसी बातचीत से संशय की दीवारें खुद ही ढह गई थीं। उस घर का हर सदस्य सहज था। न कोई शिकायत थी, न कोई मन आहत। आपसी बोलचाल कायम थी। कहीं कोई मौन, शंका आशंका दीवारें खड़ी नहीं कर रही थी। शरद जी मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि यदि शौर्य उनके किसी काम को करने से मना करता तो क्या होता। क्या वो मन ही मन आहत होकर मौन धारण कर लेते या फिर अपनी लाचारी पर कुढ़ते। मुखर्जी साहब के व्यवहार से उन्होंने सीख तो ली, पर उस सीख को अपने जीवन में उतार पाने में देर कर दी। तभी तो उनको मथुरा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। आदत के अनुसार शरद जी ने आज भी मौन धारण कर लिया था। एक हफ्ते बाद शौर्य और नैना को कुछ तैयारी में बिजी देख जान गए थे कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटे बहू उनको भेजने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझते। ये टीस लिए वो शौर्य से बात करने के लिए उनके कमरे तक पहुंचे, पर बहू की आवाज़ सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का मथुरा से आगरा आना। जीवन में अचानक हुए इन बदलावों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूँ मथुरा जाने वाली बात पापा को बता दूँ। ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लगता है कि उन्हें कुछ कुछ अंदेशा है। उस दिन नारायण का फ़ोन उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू की आपसी बातचीत को सुन वो बिना कुछ कहे वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन डुबोने लगा। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो पत्नी शिखा तस्वीर से निकलकर सामने आ खड़ी हुई हो। शरद जी सिसकी लेकर बोले, तुम क्यों चली गईं? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतजाम करके जाती थी। हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा शिखा जी उनके हाथ को सहलाकर बोल रही हैं, सुनो, तुम शौर्य के साथ ही रहना। सुन रहे हो ना? शरद जी पत्नी से कुछ कहना चाहते थे, पर आवाज़ फंस गई। वे बोल रहे थे, पर शब्द मुंह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा? कोई बुरा सपना देखा क्या? शौर्य उनको हिलाते हुए कह रहा था। जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? शरद जी ने पूछा। तो पल भर मौन रहकर शौर्य बोला, आज मथुरा जा रहे हैं। क्यों अचानक? शरद जी के स्वर कुछ कातर से लगे तो शौर्य सधे शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है। जिस हालात में आप यहाँ आए थे उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है। मथुरा में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे शरद जी बहू, बेटे और पोते के साथ अपने घर मथुरा पहुँचे तो हैरान रह गए।
जिस वीरान घर को वो रोते हुए छोड़कर आए थे, उसमें फूलों और आम के पत्तों के बंधनवार लगे हुए थे। पंडित जी को देख वो चौंके। स्वागत करने आए उत्साहित नारायण से पूछा, आज कुछ है क्या? तो शौर्य ने झट से उनके पैर छूते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है। अकेलेपन का। फीकी मुस्कान के साथ शरद जी के मुंह से ये शब्द निकलते उससे पहले ही शिखा की मुस्कुराती तस्वीर ने अपनी और उनका ध्यान खींच लिया। नैना उत्साहपूर्वक बोली, पापा, मम्मी जी आपके जन्मदिन पर पूजा रखवाती थी। आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ करवाने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलना है। फीकी मुस्कान के साथ शरद जी बोले, एक हफ्ते क्या तुम लोग रुकोगे? हाँ पापा, भागवत क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में रोज ही 3-4 घंटे लगेंगे। रहना तो पड़ेगा, फिर हमारे रहने से आपका मन भी लगा रहेगा। शौर्य की बात पर शरद जी कुछ नहीं बोले। पूजा विधि विधान से शुरू हो गई थी। भागवत कथा के दौरान शरद जी थक जाते तो नैना उनको घर भेजकर खुद मंदिर में रुक जाती। लौटकर आती तो हैरान होती। शरद जी उनके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भर कर रख देते। और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध सब्जी लिए आते। आखिर ये सब बाद में भी तो देखना है, सोचकर वो घर के कामों में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते, लेकिन भागवत समाप्त हुई तो शरद जी भावुक हो गए। आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए तो शौर्य उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा, आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह से छिपा नहीं है, पर अब आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए। बुदबुदाते शरद जी से शौर्य पूछ रहा था, पापा, अब चलने की तैयारी करें? हाँ बेटा, अब कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही। शरद जी बोले तो नैना ने कहा, पापा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने में कुछ दिन के लिए आगरा से मथुरा आते जाते रहें। हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर, अपना ख्याल रखना। शरद जी डूबते मन से बोले तो नैना और शौर्य चौंके। शौर्य ने हैरानी से पूछा, ख्याल रखना मतलब? कहीं आप यहीं रुकने का मन तो नहीं बना रहे हैं? शौर्य की बात सुनकर नैना कहने लगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा किया तो है कि हम सब यहाँ महीने 2 महीने में आते रहेंगे। तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? शरद जी की आवाज़ खुशी से कांपी तो नैना अपने सिर पर हाथ रखती हुई बोली, पापा, डाउट क्या है इसमें? कुछ पल के लिए सब चुपचाप एक दूसरे के मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी नैना संजीदगी से बोली, पापा, जब तक मम्मी आपके साथ थी हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं, लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी है, लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। यूं दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमने मम्मी को तो खो दिया है, पर आपको नहीं खोना चाहते। पापा, प्लीज़ मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद कर हमारे बीच उनको जिंदा रखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे? शौर्य अब भी उलझन में था। उसके प्रश्न पर शरद जी कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के संग जोड़ ही नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। चलो छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राजी ना होते, इसलिए आपसे साफ बात नहीं कर पाए। नैना के कहते ही शरद जी पोते के हाथों को स्नेह से थामकर बोले, चलो चलो,
अब निकलना भी है, देर करना ठीक नहीं। और नैना बेटी, खाने के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ बाहर मिलता है, बाहर ही खा लेंगे। कहते हुए शरद जी चलने की तैयारी में जुट गए। घर से बाहर जाते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को शरद जी ने निहारा तो नैना ने झट से तस्वीर उठा ली। फिर अपने ससुर को थमाते हुए बोली, पापा, मम्मी को साथ लिए चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी को साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह शरद जी के चेहरे पर सुर्खी आई, उसे देख नैना और शौर्य दोनों हंस पड़े। शरद जी ने गाड़ी में बैठकर तस्वीर की ओर देखा तो लगा शिखा मुस्कुराती हुई कह रही है, आज इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरी ही तो निशानियां हैं। पत्नी की बात शरद जी के दिल में उतर गई। धीमे से सबकी नज़र बचाकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर सीने से लगा ली और मुस्कुरा पड़े। मैं के संकीर्ण दायरे के बाहर की विशाल दुनिया देख आज वो खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहे थे।